Hello, and today we have Kanishka Didi, and yes, she's an IDN. Additionally, she is one of top scorer in their college life, 9.92 GPA. Yes, कैसे हो दीदी? हाय, कैसे हो तुम? I'm also good, and yes, कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया, तुम बताओ। बहुत बढ़िया। नहीं, मेरा तो खतरनाक चल रहा है। आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो एंड एवरीथिंग होपफुली। सो आप ऐसे थोड़ा सा इंट्रो हो जाता है, लाइक राइट नाउ यू आर वेयर यू वर्किंग? लाइक करंटली मैं शॉर्टल्स एआई में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर वन वर्क कर रही हूँ। और लाइक मेरी जर्नी शॉर्टल्स एआई में फ्रॉम इंटर्न टू एसडी वन है और करंटली मैं उसी पोजीशन पे हूँ। Okay, so this is a college placement or you just applying from off campus? लाइक कॉलेज प्लेसमेंट। Okay, so about the work culture and everything, I know ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम इसके बारे में बात करेंगे डेफिनेटली. बट आई रियली वांट कि स्कूल्स में, बिकॉज एनआईटी इट्स नॉट अ इजी जॉब. टीयर 2 या टीयर 1 कॉलेज में पहुंचना ही एक स्कूल में फंडामेंटल या ब्रिज या सॉर्ट ऑफ रूट्स स्ट्रांग होने चाहिए. सो आपका स्कूल लाइफ में आपने कैसे अपने आप को बिल्डअप करा? लाइक टिल एट्थ तो मतलब लाइक ऐसे जो होम वाले ट्यूशंस होते हैं मैं वहीं पर यस. जाती थी। तो वहाँ से मैंने किया था और खुद लाइक घर पे स्टडी करती थी। पापा पढ़ाते थे बैठ के, मम्मी पढ़ाती थी, मेरे लाइक बड़े कजन्स थे तो वो पढ़ाते थे। देन फिर 9th से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मतलब 9th में मेरे को समझ में आया था जेई नाम की कोई चीज होती है जिससे कि बीटेक होती है। ओके. स्टार्टिंग में मेरा था, मतलब पहले-पहले ऐसे होता है ना कि बच्चे का मन डोलता रहता है क्या करना है, क्या करना है। तो पहले मेरा डॉक्टर था, यस, बीच यस. में जज भी हुआ कि मैं जज बनूँगी। ओके. मतलब जज मेरा ये था, जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे वो मेरे माइंड में फीड करते रहते थे। जैसे ही ओके. मैं प्रेयर जाती थी उनके पास, तो वो मेरे को बोलते थे जज बनना है, तेरे को जज बनना है। घर वाले पापा बोलते थे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। फिर लेकिन उसकी भी स्टोरी है कि डॉक्टर से वो इंजीनियरिंग में हाँ, कैसे ये शिफ्ट हो। बताइए मेरे को कैसे आपने स्विच करा? तो 9th से मेरा स्टार्ट हुआ था। तो हम्म. 9th में तो ये था कि कोचिंग जाना है। हम्म. 10th में ये था कि 10th क्लास अच्छी होनी चाहिए, तो 9th से कोचिंग जाना है। तो 9th में मैं जुलाई से कोचिंग मैंने स्टार्ट की थी अपनी। उसमें गुरुकुल से मैंने कोचिंग की थी, तो रोज़ मैं साइकिल से जाती थी अराउंड 2.5 किलोमीटर्स। ज़्यादा मतलब आधा घंटा लगता था मेरे को, जाती थी फिर आती थी। ओके. तो ये फिर वो मेरे को ब दूर पड़ रहा था, तो पेरेंट्स ने जो लाइक आईआईटी के पास था हेरिटेज, तो वहाँ पर मेरे को जो है मतलब शिफ्ट कर दिया था वहाँ पर, तो मैं वहाँ जाती थी। तो 10th में ऐसा था कि मतलब जब 10th की स्टार्टिंग थी तो इतना वो नहीं था, प्रेशर नहीं था कि हाँ सीरियस नहीं 10th है, था. चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बट जब नवंबर आया, जब कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ओके. था और जब आता है कि हाँ भाई प्री बोर्ड्स आ रहे हैं यस. और सीबीएसई का सैंपल पेपर आ चुका है, तब समझ में आया कि हाँ भाई बोर्ड्स है कुछ। करना है. हाँ, कुछ करना है। तो फिर भी मेरे पापा ये बोलते थे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, 11th में बायो लेनी है। मीन्स तो 10 मैं तक कोई डिसाइडेड नहीं था क्या करना है. हाँ, उस टाइम कुछ भी मतलब ऐसे डिसाइडेड नहीं था। सच बता रही हूँ, नहीं डिसाइडेड था कि मुझे इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। ये था कि मैथ्स अच्छी लगती है मेरे को, बस ये था। तो मैंने अपने पापा से शर्त लगाई कि अगर मैथ्स में ज़्यादा है तो इंजीनियरिंग करूँगी, साइंस में ज़्यादा है तो डॉक्टर बनूँगी। ओके. ये आई गेस मैं ऑडियंस को भी बताऊंगा, ये बेस्ट वे. अगर आपको प्रूव नहीं करना तो पेरेंट्स से शर्त लगा लो, अगर मैंने ही कर लिया तो मैं ही करूंगी, अगर आप जीत गए था. बट उसमें भी मैं ही झूठी थी, क्योंकि मेरे साइंस में ज़्यादा आए थे, मैथ्स में कम आए थे। ओके. तो उसमें ये था कि फिर ठीक है 10th की ऐसी जर्नी थी। तो 10th जनवरी से मैंने मेन प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था कि अब मेरे को अच्छे से करना है। तो जनवरी में मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। जनवरी से मैंने याद करना शुरू किया सब कुछ। फरवरी भी आया। मार्च आते-आते इनफैक्ट मैं ये बताऊँगी, मैंने पेपर से पहले टीवी भी देखा है। मेरा नेक्स्ट डे मैथ्स का पेपर है और मैं शाम को टीवी देख रही हूँ। अपनी मम्मी को बोल के गई, "मम्मी बस अब मैंने बहुत पढ़ लिया है, मेरे को टीवी देखना है। मेरे को अपना माइंड फ्रेश करना है।" बट मैं लाइक जो रीमा मैम है हेरिटेज में, कोई ऐसा कोलैब नहीं है, बट मैं उनको लाइक बोलना चाहूँगी सच में। मतलब उन्होंने जब बोला था ना मैथ्स के पेपर में ये आएगा, एग्ज़ैक्टली वही आया था ओके. 10th के पेपर में। अराउंड 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, 60 मार्क्स का जो उन्होंने बोला था वही आया क्या था। बात है, ऐसे टीचर 20 मिलने चाहिए सबको. 20 मार्क्स जो थे वो मेरे ऊपर थे। तो जब मैं मैथ्स का पेपर दे के आई थी ना तो मैं बड़ी खुश थी कि कि हो गया है मेरा। छोड़ दिया. ऐसे मेरे सारे एग्ज़ाम्स हो गए थे, मार्च तक मेरे सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए थे। 28 मार्च मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। तो उसके बाद फिर
मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब तो मेरे को उस टाइम तक समझ में आ गया था, मेरे को मैथ्स में ही जाना है, मेरे को बायो में जाना नहीं है। हम्म, पापा ने बोला भी कि पीसीएम भी करके देख ले, यस मैथ बायो दोनों, नीट का भी दे लियो कि क्या ही करना है यार, बायो, देख रटना ही तो पेरेंट्स है, ये का करना है कर लेगी तू, डायग्राम्स बनाना है, हाँ, या कि नहीं मेरे से नहीं होगा। हम्म, फिर एक बार लेने का भी सोचा, बट स्कूल वालों ने मना कर दिया, स्कूल वालों ने अरे अलाउ भाई, नहीं, तो मेरे स्कूल में अलाउ नहीं था, दूसरे स्कूल में था, तो स्कूल स्विच करने का मेरा कोई आइडिया नहीं था। हम्म, फिर जो है लाइक ऐसा होता है ना कि अप्रैल में छुट्टी रहती है, मई से तुम स्कूल जाते हो, बट मेरी अप्रैल में कोचिंग स्टार्ट हो गई थी, ओके, तो मैं अप्रैल में जाने लग गई थी, 11th का पढ़ने लग गई थी, तो मैं 2 बार जाती थी, एक बार सुबह को जाती थी, एक बार शाम को जाती थी। तो 11th ऐसे निकली मेरी, मई में आया मेरा रिजल्ट, जिसमें मेरे 10th में 97% थे। ओके। बट मेरे पापा ने फिर भी मेरे को बोला 99% आ सकते थे। फिर मैंने बोला कि फिर मेरे को भी लगा काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो अरे यार, 90% आते। ये मतलब इसमें बता मेरे रही पास हूँ, शब्द नहीं है। मैं ये रियलिटी बता रही हूँ, मैंने थोड़ी सी कम मेहनत करी थी। वो थोड़ी और टीवी करनी, टीवी वो ज्यादा देख लिया मुझे लग रहा हाँ, थोड़ा टीवी मैंने है। शायद ज़्यादा देख लिया था। सच बता रही हूँ, ओके, जनवरी में टीवी देखा था। ओके, ओके, फाइन। कोई देन बट फिर 97% भी अच्छे मार्क्स हैं। ओके, नहीं नहीं, नो डाउट भाई, 90 इससे तो बियॉन्ड क्या ही हो सकता है। देन आफ्टर, तो सो आपने 11th एंड 12th में फिर कैसा रहा आपका, मतलब इसके बाद? 11th में मैंने अच्छे से कोचिंग की, हम्म, प्रॉपर मेरा जाती थी। मैं मेरे को पता था कि 11 60% आता है जेईई में। ओके, तो अच्छे मैंने से करा पूरा आपने। ऐसे वगैरह बना रखे थे और मैं पढ़ती थी। बट फिर जैसे ही 12th आया, तो 12th में फ़रवरी में ही मेरे स्कूल ने मेरे को बुला लिया था। ओके, फ़रवरी में स्कूल वालों ने भी बुला लिया था। तो मैं जाने लगी, बीच में कोविड आ गया। हाँ, 21 मार्च या 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। हाँ, हाँ, स्कूल की छुट्टी, ट्यूशन की छुट्टी। बिल्कुल बढ़िया, तो तो माहौल 10 बन गया दिन, मेरे वाला। 2-3 दिन मैंने मज़े किए हम्म, कि लॉकडाउन है, देखते हैं क्या होता है लॉकडाउन हाँ, में। हाँ, तो मैं छत पे जाती थी, कोई नहीं मिलता था। वो मोदी जी ने बोला हुआ था ना कि थाली लेके यस, चम्मच यस। से वो खाना है, वो मैंने सब किया। फिर मैं बोर होने लग गई। तो फिर लाइक मेरे कोचिंग वालों ने भी ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप कर लिया था। हाँ, तो मेरी वो स्टार्ट हो गई। तो ऐसे कुछ रुका नहीं, वो मेरी स्टार्ट हो गई थी कि मेरे को करना है। तो वही करती थी मैं, मतलब टिल नवंबर ऑनलाइन क्लासेस ही थी। ओके, नवंबर में आके जो है कोविड ऐसे स्कूल्स और ट्यूशंस को बोल दिया था कि आप स्टूडेंट्स को बुला सकते हो, बट वही मास्क एंड वो। हम्म, नवंबर में मैंने जाना शुरू किया। अब 12th का प्रेशर, मतलब जब तक मैं ट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी तो कोई प्रेशर नहीं था कि नॉर्मल है, जेईई तो है, जेईई है, चला जाएगा, चला जाएगा। हम्म, बट जैसे ही नवंबर आया, तो वो दोनों चीजें आने लग गई कि बोर्ड भी है और जेईई भी है, और यस, 12th का बोर्ड इज नॉट इजी। सही बात है, 12th का बोर्ड इजी नहीं है। करेक्ट। 10th कंपैरेटिवली इजी है। जिसके लोगों को 97% है वो तो इजी बोलेगा, इट्स ऑब्वियस ना भाई। 10th, but still 10th is easy, हाँ, 11th is not easy, करेक्ट। sorry 12th is not easy, 12th का बोर्ड is not easy। तो मतलब मेरे दिमाग में भी वो प्रेशर बनने लग गया था कि हाँ करना है, इसको भाई भी अच्छा करना है। करना है, तो ठीक है, चलते हैं। अब सैंपल पेपर्स आ गए सीबीएसई के, तो और प्रेशर बन गया। फिर कोई नहीं, ऐसे आते-आते फ़रवरी आ गई और डेट्स आ गई पेपर की कि ओके, पेपर है मई में। हम्म, मैंने कहा कि यार 3 महीने हैं बस और पढ़ना है। और फ़रवरी में मेरा एक जेईई का हो गया था, जेईई का पेपर हो गया था, तो वो मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। मतलब मैंने ये था कि थ्योरी मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं की, तो मेरे पेपर में सिर्फ़ थ्योरी थी। ओके, तो वो मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, अराउंड 90 परसेंटाइल आए थे मेरे हम्म, उसमें, तो वो मेरा अच्छा नहीं था। तो उसके बाद जो है, अब अब मैं पढ़ ही रही थी मार्च वाले पेपर के लिए, क्योंकि 4 हाँ, अटेम्प्ट होने थे। आपके में थोड़ा चेंज हो गया था पैटर्न जे मीन्स का। में 4 अटेम्प्ट होने थे। हाँ, तो जो है, मेरे को लगा कि पहले इसको छोड़ो, जेईई को चौ 2 अटेम्प्ट बाद में देखेंगे, 2 जो दे दिए मैंने, पहले बोर्ड्स कर लेते हैं। यस, स्कूल में प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे, प्रैक्टिकल देने गई, फिर देखा फिर लॉकडाउन लग गया। हाँ, ओके। और बिटवीन दीदी के एग्जाम नहीं हुए थे, बोर्ड एग्जाम। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं थे, बट वो टाइम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा था कि हाँ, सबसे वर्स्ट टाइम था वो मेरी लाइफ़ का।
और सबसे ऐसे कि मुश्किल जो बोलते हैं ना कि सबसे हार्डेस्ट टाइम सो मेरा वही था। सो क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? आपको ज़्यादा तो पढ़ाई करना इसी पड़ा था को इस वज़ह से? नहीं, मेरी फैमिली में कोविड आ गया था ना, मेरे घर वालों को कोविड हो चुका था। इनफैक्ट मुझे भी हो गया था, मेरा टेस्ट नहीं हुआ था बट मुझे पता था कि मेरे को हो रखा है। ओके, तो वो सबसे हार्डेस्ट टाइम था। फिर ये था कि अपने माइंड को समझाना कि घर में बीमारी है, लोग बीमार हैं, बट मेरे को पढ़ना भी है। और उस टाइम तक ये भी नहीं था कि बोर्ड्स वो हो गए हैं कैंसल। यस, यस, उस वो तो अप्रैल का टाइम था और मेरे को पता है 5 मई से मेरे पेपर है। हुँ, तो फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाती हूँ, घर पे नहीं रहती, वहाँ पढ़ूँगी। तो मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ चली गई, मैंने वहाँ पढ़ा। फिर फिर मैं घर आ गई, मई से पहले-पहले ना कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। लेकिन मोदी जी का फिर से रात को न्यूज़ आई रात को न्यूज़ आई। कि 12वीं कक्षा की जो जो भी छात्र हैं। परीक्षा वो स्थगित कर दी गई है। ऐसे ही कुछ होता है ना स्थगित, हाँ, हाँ। हिंदी में मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो खत्म हो गई है, कैंसल हो गई है। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने पूरे घर में शोर मचा दिया। मेरे 12th के बोर्ड्स नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हुँ, मैं जेईई की तैयारी करूँगी फिर से। ठीक है, तो मेरे जुलाई एंड अगस्त में 2 अटेम्प्ट्स थे, तो मैंने वो अच्छे से दिए, तो मेरा हो गया था, अच्छे परसेंटाइल आ गई थी। ओके, फिर उसके बाद अक्टूबर में था मेरा इसका जी, जेईई एडवांस, ओके, तो मैं 2 महीने उसकी अच्छे से प्रेप की। उसके मैंने ऑनलाइन कोचिंग जॉइन कर ली थी, हुँ, कोई और करके, फिर मेरा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में मार्क्स अच्छे थे, फिर मैंने सोचा अब करती हूँ। बट मेरे को ये था कि मेरे को सीएस ही चाहिए। ओके। नहीं, थोड़ा-सा स्टोरी मेरे को पता है मोर इनटू आई नो वो सीएस चाहिए था, आपका एडवांस हो गया था। हम उसके बारे में बात करेंगे, डेफ़िनेटली करेंगे। बट मुझे फ़ील करना प्रेशर बिकॉज़ एट जेईई एडवांस मैंने भी दिया था। प्रेशर आप प्रेशर कैसे प्रेशर वो कैसा प्रेशर होता है जेईई एडवांस का? जेईई एडवांस का प्रेशर ये होता है कि सबसे पहले नेगेटिव 2 शिफ्ट होती है। हुँ, हुँ, 2 पेपर होते हैं तुम्हारे। 180 मार्क्स एक का हुँ, मतलब मेरे जेईई एडवांस कितने भी मार्क्स का हो जाता है, येस। 372 कितने का भी होता है, मतलब हुँ, इवन मार्क्स में ही होता है बट 396 कितने का भी हो हुँ, जाता है। बट मेरे उसमें ये था 180 ओके, 360 मार्क्स का पेपर 360 का हो था। गया। हाँ, तो अब ऐसे था अगस्त 31 अगस्त को मेरा 4th अटेम्प्ट था। हुँ, तो उसके बाद जो है मेरे पास बचता था 1 महीना। 2nd या 3rd अक्टूबर एडवांस को के मेरा लिए। एग्ज़ाम था जेईई एडवांस। तो मेरे पापा ने मेरे को कोचिंग लगा के दी। कोई कोटा वाले थे जो पूरे दिन में 10 घंटे पढ़ाते थे। अच्छा आपको? कि हाँ, कि ओके, तेरे को 10 घंटे पढ़ना है। हाँ, तो सुबह 2 घंटे फिज़िक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2-3 घंटे मैथ्स और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरा ऐसा पूरा शेड्यूल था, तो मैंने वही फ़ॉलो किया। जब कोचिंग क्लास लेती थी, तब तो मेरे को ऐसा प्रेशर फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जब 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम आने 1 हफ्ता बचा था, तब मेरे को प्रेशर फ़ील होने लग गया कि मैंने कहा आईआईटी नहीं हुआ तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या तो करेक्ट, इनफैक्ट मेरे पापा मेरे लिए ना वो भी देखते थे कि अगर सपोज़ 90 क्वेश्चन्स हैं, तो कितने में ए मार्क करना है, कितने में बी ओके, मार्क मेरे को वो बताते रहते थे, बट मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं होगा, जब तक मैं नहीं करूँगी नहीं होगा। नहीं होगा, तो बोलते थे कि कुछ तो लगेगा। तो मेरा मेरा सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मैं 2 ऑप्शन बहुत जल्दी एलिमिनेट कर देती हूँ। ओके, हाँ, ये मैंने नोटिस किया है कि मैं 2 ऑप्शन बहुत ज़्यादा जल्दी एलिमिनेट कर देती हूँ, हुँ, विदिन 30 सेकंड्स में हुँ, एलिमिनेट हो जाते हैं। हुँ, तो वो मेरे को प्लस पॉइंट मिला था जेईई ओके, एडवांस में। तो और प्लस पॉइंट ये भी था जो जिसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही होते थे ना, जस्ट न्यूमेरिकल टाइप होते थे, तो वो मेरे मोस्टली सही जाने लग गए थे, हाँ, एडवांस आने से न्यूमेरिकल पहले। इट्स पता है वहाँ पे पॉइंट्स में लिखना पड़ता है, इफ यू नो। तो वो मेरे सही होने लग गए येस, थे, मतलब मतलब ये उनपे रियली मुझे बहुत इंसेन वाली कॉन्फिडेंस बात है। आने लग गया था, ओके, उनपे ग्रेट, मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया था। तो मैंने कहा कि ये तो बढ़िया है। हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, तो मैंने अच्छे से पेपर दिया मतलब मैंने रिलैक्स होके पेपर दिया। ऐसे घर वालों ने भी बोल रखा था कि कोई नहीं, आराम से दे के आना है पेपर। ये नहीं सोचना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये सोचना है एक्यूरेसी। जेईई एडवांस में एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, हाँ, कि कितना एक्यूरेट तुम आंसर रख रहे हो। क्योंकि तुम्हें एक तो 3 चीज़ें हैं उसमें कि एक तो तुम्हें कट ऑफ निकालनी है, जो पूरी जाएगी। दूसरी तुम्हें पर सब्जेक्ट कट ऑफ निकालनी है। तो ये ना हो कि एक में तेरे 50 नंबर आ रहे हैं, एक में तेरे 6 नंबर आ रहे हैं, सही है, हाँ, तो कुछ सेंस नहीं बनेगा। येस, येस,
तो इसलिए मेरे को तीनों सब्जेक्ट ही लेके चलने थे। तो प्रेशर फ़ील हुआ था मेरे को जेईई मेन्स में, जब फ़रवरी वाले अटेम्प्ट में मेरे कम मार्क्स आए थे ओके। एंड दूसरों के ज़्यादा मार्क्स आए थे। तो तब मेरे को मैंने क्या किया है? तब मेरे को बट वो मैंने जल्दी रिकवर कर लिया था क्योंकि 15 डेज़ के बाद ही मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। हुँ। तो मैंने थोड़ी थ्योरी पढ़ी थी क्योंकि न्यूमेरिकल में मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उसमें मैंने रिकवर कर लिया था। बट प्रेशर ना तभी फ़ील होता है कि तुम और तुम्हारे साथ वाला हाँ, सेम कोचिंग जा रहे हो। ओके। ऑलमोस्ट तुम्हें भी पता है वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। हाँ, मोर इंटू थोड़ा-थोड़ा सी इसको रिफाइन करूँगा मैं। लाइक दीदी कहना चाहती हैं लाइक दुनिया का सबको पता है आपसे कोई ना कोई बेस्ट पड़ा है दुनिया में, राइट? बट जो आपका बगल वाला वो आपसे कितना बेस्ट है, वो रियल कॉम्पिटिशन होता है उस टाइम पे। हाँ, और तुम उसके साथ रहते-रहते ना समझ जाते हो कि हाँ, उसका दिमाग कहाँ चलता है, तुम्हारा यस। दिमाग कहाँ चलता है। अच्छा, जो आपके साथ वाले थे वो कहाँ पे हैं अभी? मेरे साथ वाले जो है आई थिंक मास्टर्स कर रहे हैं। कहाँ पे? मास्टर्स कर रहे हैं मतलब एमएस कर रहे हैं। ओके, फाइन। बीटेक करके मास्टर्स कर रहे हैं। कुछ की जॉब भी लग गई है, बैंगलोर में है। उन मतलब उनका अच्छी जगह है। उनका कहाँ पे हुआ था कौन-सा उनको कॉलेज मिला था? लाइक जो मेरे साथ वाले थे मतलब कुछ को जो है आईआईटी ले ली थी सिविल इंजीनियरिंग से ओके। और 1-2 केमिकल इंजीनियरिंग से और 1-2 ने बी आर्किटेक्चर किया था। मैंने उसका भी एग्ज़ाम दिया था। हाँ, हाँ, बी आर्किटेक्चर कर लिया था उन्होंने और एक ने चेन्नई का कोई कॉलेज है, आई डोंट नो मतलब मेरे को नाम नहीं याद, बट वो भी अच्छा कॉलेज है, तो उनको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल गई थी, हुँ, तो हुँ। उन्होंने वहाँ से किया था। देन आफ्टर अब अभी डिस्क्लोज़ हो गया एवरीथिंग लाइक क्यों हुआ एंड कैसे हुआ। अभी बात आती है आपने बताया कि आईआईटी एनआईटी चूज़ करने का रीज़न था बिकॉज़ ऑफ सीएस। हुँ, बट द थिंग इज़ कि एक होता है ना आईआईटीएन उसका जो ऑरा होता है आपको बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ा डिसीज़न होगा। मतलब हाँ, वो डिसीज़न ये था कि मतलब घरवाले तो बोलते हैं आईआईटी इज़ बिगर देन एनआईटी मेरे को पता है एंड क्योंकि मैं रुड़की में रही हूँ। हाँ, आईआईटी रुड़की हम देख के ही आईआईटी रुड़की का देखा हुआ है मैंने। यस। रोज़ उसके सामने से आना-जाना होता था, अंदर जाना होता था, तो था उसका ऑरा ना। बट फिर मेरे को ये लगा मतलब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था और इतना शायद से मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं था उस टाइम पे कि मैं ब्रांच चेंज कर सकती हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि स्कूल लाइफ इज़ डिफरेंट। स्कूल लाइफ तुम उसी कॉलोनी, हुँ, उसी हुँ। एरिया के स्टूडेंट्स हो, यस, ठीक है? किसी कॉलेज में पूरे ओवरऑल इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट्स आ माइंड रहे हैं। आए हुए हैं। हाँ, तो उसमें उस टाइम मेरे को कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। यस। बस मैंने कहा था जैसे-जैसे मेरा जेईई निकल गया है अब मेरे को कॉलेज में एंट्री करनी है। मेरे को फ्री होना है। हाँ, मतलब ये था कि मेरे को समझ में आ गया था मतलब कि अब मेरे को कुछ नई चीज़ चाहिए। अब मैं फिर से उसमें नहीं जाना चाहती, कंटिन्यू फिर से प्रेप करना है, वो करना है। मेरे पेरेंट्स ने बोला भी था कि एक बार और फिर से ट्राई कर ले, ड्रॉप ले लें। हाँ, है। फिर मैंने सोचा कि देख अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? देन मेरे फेब पास में कितने महीने हैं? जस्ट 3 महीने हैं, ठीक है? 3-4 महीने हैं। अब मैं उसमें कितना कर पाऊँगी और अगर नहीं कर पाई, तो मैं ऑलरेडी अपने ऐज वाले से 1 साल पीछे चली जाऊँगी, यस। ठीक है? मेरे को वो भी था कि मैं अपने ऐज वालों से 1 साल पीछे जाऊँगी, जो कि मुझे नहीं करना था। आई तो फिर थिंक आई डोंट नो बट ये बेस्ट डिसीजन तो यस ऑफ कोर्स भाई बिकॉज़ आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। सबका अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरी बॉडी अभी नहीं झेल सकती दोबारा से इतना कि उसी ट्रॉमा उसमें इतना जाऊँ मैं। ये ना हाँ, गुड। और सर्टेनिटी भी नहीं थी ना कि और अब मैं रियलिटी बताऊँ? मेरा बेस्ट डिसीज़न था कि मैं कॉलेज में गई। क्योंकि उसके बाद भी मेरी फैमिली में मतलब ऐसे हो गया था कुछ कि डिज़ीज़ हिट की थी और वो कॉलेज टाइम पे था। ओके। तो कॉलेज टाइम पे ऑनलाइन चल रहा था सेमेस्टर इसलिए मैं उस चीज़ को रिकवर कर पाई थी अपने उसको ना लाइक मेंटल हेल्थ को। इन्वॉल्व रह गए आप मल्टीपल चीज़ों में हाँ, एक्टिविटीज़। वही। बट अगर वो उस टाइम होता ना, तो मेरा वो पूरा साल बर्बाद हो जाता। यस। तो वही होता है कि जो भगवान चाहते हैं अच्छे के लिए होता है। वेरी गुड डिसीजन। हाँ, तो वही था, तो अप्रिशिएट इट। मैंने यही सोचा कि अब मैं कॉलेज जाऊँगी, सीधा, अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कॉलेज जाना है। फिर मेरे को बहुतों ने समझाया कि ऐसे तुम ना टॉप की एनआईटीज़ लेके उसमें लोअर ब्रांच भी लोगी, देन तो वहाँ तुम पे वहाँ पे सकती हो। स्विच भी नहीं तो तुम आईटी सेक्टर की जॉब के लिए बैठ सकती हो। हाँ, बैठ सकते हो।
हाँ, बट मेरे दिमाग में नहीं घुसा वो, सीधा-सीधा सिंपल, मेरे को सीएस ही चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो। चांस नहीं लेना मेरे को। इनफैक्ट मेरे पापा मेरे को मेरे एक रिलेटिव के यहाँ लेके गए थे, उन्होंने ही मेरी वो पूरी रजिस्ट्रेशन कराई थी, कौन-कौन सी एनआईटी सेलेक्ट करनी है, हाँ, हाँ। सब कुछ। उन्होंने मेरी टॉप की एनआईटीज़ में लोअर ब्रांचेस भी भरी थी और मैं घर आके मैंने सबको हटा दिया था। उन्होंने मेरी 150 सिलेक्शन की थी, मैंने हटा के 80 सिलेक्शन पे ले आई थी मैं। फिर जब वो कंप्लीट हो गया उसके बाद जब वो आया ना कि लाइक तुम्हें फीस पे करनी है समथिंग, तो जब मैं उनके पास गई कि कैसे-कैसे होता है यहाँ पर क्या होता है? तो बोलते मैंने तो 150 सेलेक्ट किए थे, ये 80 कहाँ से रह गए? मैंने कहा तुम मतलब मेरे को ऐसा ना कि काउंसलिंग कराते हैं। एक और मेरे रिलेटिव में से किसी ने की हुई थी बीटेक, तो उनके पास मुझे लेके गए कि उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा हो जाता है कि आईटी सेक्टर में चले जाते हैं अगर लोअर ब्रांच में भी। तो मेरे साथ वालों ने भी किया, इलेक्ट्रिकल वाले भी बैठे। मैंने कहा कि नहीं नहीं करना, करना मेरे को, चांस ही नहीं लेना मुझे। कहाँ से नहीं लेना है, मेरे को सीएस ही लेनी है। तो फिर मेरे को एनआईटी उत्तराखंड में सीएस मिल गई थी। ओके, सो दैट्स रियली ग्रेट स्टोरी। एंड वहाँ से सो मेरी जर्नी शुरू हुई थी। थोड़ा-सा ये पढ़ाई-वढ़ाई का थोड़ा ज़्यादा हो गया। अभी हम मोर इंटू आपकी एज़ अ उसमें ज़्यादा प्रोफाइल में जो आप एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी कर रहे हो। सो इनिशियली आप एज़ अ सॉफ्टवेयर इंटर्न थे, राइट? हाँ, सो वहाँ पे मेरे को थोड़ा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है। एक्चुअली में जब आप स्टार्टिंग करते हो एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न, तो वहाँ पे चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, एंड आफ्टर एज़ अ फुल टाइम आपका क्या डिफरेंस होता है? कोई प्रोजेक्ट्स या लाइक ईज़ी प्रोजेक्ट्स दे देते हैं या प्रोजेक्ट्स देते ही नहीं है बिल्कुल, क्या होता है? थोड़ा-सा आप मुझे बताइए अच्छे से। लाइक जब मैंने एज अ लाइक इंटर्न ज्वाइन किया तो फर्स्ट 2 मंथ्स तो ऐसे जो बेसिक ट्रेनिंग होती है हर उसमें कि हुँ, हर चीज़ की लाइक लिनक्स, एसक्यूएल मतलब सब उसका लाइक तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखाएँगे, एआई भी सिखाएँगे, सब फ़ील्ड्स का तुम्हें वो नॉलेज दे देते हैं। जैसे कॉलेज में होता है ओके, कि तुम्हें सब फर्स्ट ईयर में सब ब्रांच का दे देते हैं और जिससे कि अगर तुम्हें ब्रांच भी स्विच करनी है, तो तुम इज़िली उस पे कोप अप कर सको। तो यस। वैसे ही था कि 2 महीने ट्रेनिंग थी कि एसक्यूएल, लिनक्स ये सब कुछ मैंने सीखा। फिर उसके बाद ऐसे उन्होंने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स दिए, एआई रिलेटेड दिया ऑब्वियसली एआई की कंपनी थोड़ा एआई रिलेटेड देगी, तो उन्होंने रैग बनाने को बोला। उन्होंने बोला एक रैग चैटबॉट बनाना है। तो ये आपके तुम लिए कोई सेल्फ प्रोजेक्ट थे, राइट? कोई कस्टमर के लिए कुछ नहीं था। हाँ, वो सेल्फ प्रोजेक्ट थे। ओके, वो एज़ अ लाइक क्योंकि प्री प्लेसमेंट पीपीयू चाहिए था, तो उनको भी इवैल्यूएट करना था बेसिकली। यस। तो वो कुछ किसी चीज़ पे तो इवैल्यूएट करेंगे तुम्हें। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है, एक रैग चैटबॉट। तुम किसी चीज़ के ऊपर भी बनाओ। हुँ, चैटबॉट बनाना है, कोई भी टॉपिक ले लेना, चैटबॉट बनाओ और सबसे मेन थिंग होगी तुम उसको टेस्ट कैसे करोगे? ओके। उनको वो जानना था कि इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे? तुमने बना तो लिया, हुँ, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है तुम्हें? और आई थिंक सबसे मेन चीज़ होती ही वही है कि टेस्टिंग कैसे करोगे तुम अपने प्रोडक्ट की। क्योंकि जब तुम टेस्ट करते हो ना, तब तुम्हें हर एज केसेस तुम्हारे सामने आते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तुमने डेवलप कर ली, जब तुम टेस्टिंग करने बैठते हो तभी तुम्हारे बग्स निकलेंगे। हुँ। अदरवाइज़ तुमने बना के बैठ जाओगे तो बग भी नहीं निकलेगा कोई सो तुम्हारे थोड़ा-सा मेरे को थोड़ा ब्रेक डाउन करने दो। टेस्टिंग मीन्स इट्स नॉट अबाउट कि आप जस्ट उसको यूज़ कर रहे हो। समथिंग इन पैरामीटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें ऐसा क्या टेस्टिंग क्या करते हैं वो? आप क्या करते थे टेस्टिंग में? लाइक रैग चैटबॉट के बारे में यस, पूछ रहे हो? यस। हाँ, तो रैग में बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली तुमने चैटबॉट बनाया, तुमने उसको एक मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए होंगे पहले अपने एलएलएम को, जिसके उसने आंसर्स निकाल के दे हुँ, दिए। सपोज़ 1000 क्वेश्चन मैंने उसको दिए, 1000 क्वेश्चन मैंने आंसर निकाल लिए। यस। अब इस चीज़ का मैंने चैटबॉट बनाया, मैंने बनाया था एनसीईआरटी की बुक का। ओके, एनसीईआरटी की एक ज्योग्राफी की बुक है, उसका चैटबॉट मैंने बनाया। तो जो एलएलएम ने मेरे को आंसर्स दिए, उसका मैंने एक सेट बना लिया। अब जो एनसीईआरटी के आंसर्स थे, ओके, उसका मैंने ग्राउंड ट्रुथ बना लिया ओके। कि मेरा ग्राउंड ट्रुथ है कि ये आंसर होना चाहिए था। अगर जो एलएलएम ने जनरेट करके दिया है मेरे को आंसर, वो इसके सिमिलर है, तो उसका मैं स्कोर निकालूँगी कितने रिलेवेंट है। ओके। तो उसकी मेट्रिक्स होती है, लाइक इट्स इन ऐसे इन शॉर्ट लाइक आप टेस्ट केसेस रन कर रहे होगे या आप टेस्ट कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ एक्यूरेसी, राइट? वो कितना एक्यूरेट आ रहा है आउटपुट, राइट? हाँ, ओके, गॉट इट। मतलब 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें होती है रैग में ना मतलब एक मैं पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जा रही हूँ। हाँ, रैग में 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्रिसिज़न, ओके, कितना प्रिसाइज़ वो आंसर लेके आ रहा है तुम्हारा, एक होता है रिकॉल ओके। कि
कितना वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसने लिया है, हम्म, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन उसने मिस तो नहीं कर दी। ओके। तो वो चीज़ है। तो वही है कि तुम्हारे पास एक बेसिस भी होना चाहिए जिसके बेस पे तुम उसको टेस्ट कर रहे हो। हम्म, तो वो बेस होता है एनसीईआरटी के जो एक्चुअल आंसर्स हैं। और जो मेरे एलएलएम ने मेरे को निकाल के दिया, मैं उन पे कंपैरिजन करूँगी, और बहुत सारे स्कोर्स होते हैं, तो उनसे मैं कंपेयर कर लेती हूँ। ओके एंड तो देन ये आफ्टर फिर इसके बाद फिर मेरे को जो है क्लाइंट प्रोजेक्ट पे एज़ अ शैडो डाला। मतलब ऑलरेडी उस पे डेवलपर्स वर्क कर रहे थे मेरे सीनियर, तो मेरे को एज़ अ शैडो डाला था। तो वहाँ भी मैंने पहले टेस्टिंग से अपना वो स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मेरा करियर टेस्टिंग से ही शुरू हुआ था। मैं टेस्ट केसेस लिखती थी, अपने जो क्लाइंट प्रोजेक्ट है। इतना डिटेल में नहीं जा पाऊँगी इस क्लाइंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। तो बट ये है कि यूएस की कार ऑटोमोटिव डीलरशिप का वो प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली उसमें ऊपर से बता देती हूँ हम क्या करते हैं कि यूएस में जितनी भी डीलरशिप्स हैं, सपोज़ टोयोटा हो गई, एसयूवीज़ हो गई जितनी भी, तो उनका हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अब वो किसी ना किसी डीलर ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही होंगी, वो यस, डीलरशिप्स वहाँ पर होंगी। यस, तो हम उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, कितनी उन्होंने सेल करी है, कितना वो सब कुछ डेटा कलेक्ट करके, तो फिर वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कितने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और तो उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है चेक करने के लिए कि हमें अपनी किस डीलरशिप पे इन्वेस्ट करना है, किस डीलरशिप पे नहीं करना है। और हम उनकी डीलरशिप्स का भी देते हैं कि तुम्हारी जो वैल्यूएशन है, जो तुम्हारी नेट वर्थ है, वो किस डीलरशिप ने तुम्हारी बढ़ाई है और ओके, किसने तुम्हारी कम की है। ओके, तो ओके, ये सब ग्राफ्स वगैरह से हम प्लॉट करके देते हैं, पूरा मैप व्यू देते हैं कि तुम्हारा क्या था। तो वो सब चीज़ें हैं उसमें। तो इस प्रोजेक्ट मतलब मैं अभी इसी प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यही चल रहा है मेरा प्रोजेक्ट। तो स्टार्टिंग में मैं एज़ अ शैडो इसमें जॉइन की थी, तो मैंने टेस्ट केसेस से ही स्टार्ट किया था। इन बैकएंड मैंने स्टार्ट किया था, एज़ अ बैकएंड डेवलपर। तो उसके बाद 2 महीने के बाद मेरी ग्रोथ हुई, तो मैंने जो रियल सिचुएशंस थी, जो रियल बग्स आने लग गए, उन पे मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। देन धीरे-धीरे मेरे मैनेजर को लगा कि मेरे को फ्रंट एंड भी देना चाहिए, तो उन्होंने मेरे को फ्रंट एंड भी दिया। ओके, तो एज़ अ फुल स्टैक उस पे वर्क करने लग गई थी। फिर नवंबर आते-आते उसका ही एक 3.0 वर्ज़न मेरे पास आया था। तो उसमें मैंने ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट किया है। सबसे ज़्यादा मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो उसमें एज़ अ मैं फुल स्टैक डेवलपर वर्क कर रही हूँ। 2 चीज़ें उसमें मैंने नई मतलब जो मैंने स्क्रैच से की है इम्प्लीमेंट। एक है, मैंने एक व्हाट्सएप बेसिस का चैट उसमें इंटीग्रेट किया है। जैसे हमारा व्हाट्सएप होता है, ऐज़ एक मैंने चैट सिस्टम उसमें इंटीग्रेट किया है। एंड पेमेंट गेटवे, जो कार्ड के थ्रू पेमेंट होगा, वो मैंने उसमें इंटीग्रेट किया। ओके। तो 2 चीज़। सो ये सारी चीजें आपने स्क्रैच स्क्रैच से बिल्ड करा था। हाँ, लाइक बैक एंड टू फ्रंट एंड। ओके, फाइन। एंड सो आपके इंडिविजुअल उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे या कुछ टीम और भी मेंबर्स थे उसमें? नहीं, टीम है, प्रॉपर टीम होती है। ऐसा एक डेटा टीम होती है, एआई टीम होती है, बैक एंड टीम, फ्रंट एंड टीम, टेस्टिंग टीम, तो टीम्स होती है, अलग-अलग टीम्स होती है। ओके, फाइन। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था एंड हम डेफिनेटली एंड अभी लेट्स सपोज आपका मेनली एसडी एज अ क्लाइंट फेसिंग में कैसा रहता है? आपको क्लाइंट को जवाब देना पड़ता है कि वो जस्ट अकाउंट मैनेजर आप हैंडल करते हो किसी? लाइक जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लीड्स हैं, लाइक फ्रंट एंड टीम का भी लीड है, और बैक एंड टीम का भी, ऐसे डेटा टीम का भी। तो वो मेनली क्लाइंट, लाइक पहले क्या होता था जंप 2 में, जो मेरा प्रोजेक्ट है, उसमें लाइक हमें भी पुल इन कर लेते थे वो। लेकिन अब डिसाइड हुआ था कि मैनेज, क्योंकि अब टीम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, टीम साइज़ यस, बड़ा हो गया, तो मैनेजर्स और लीड्स ही क्लाइंट के साथ जो है डिस्कस करेंगे, एंड फिर वो वहाँ पर डेमो देंगे एज़ अ पीओसी का, एंड देन हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी उनके फीडबैक्स आएँगे। ओके। सो एन एडिशनल क्वेश्चन और है मेरा इनसे बिकॉज जब हम कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं वेबडी कर रहे होते हैं डीएसए कर रहे होते हैं लाइक अभी तो एआई एमएल भी बूम पे है एंड ऑल्सो डिप्लॉयमेंट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये किसी आपने डिप्लॉयमेंट करा है किसी प्रोजेक्ट का? हाँ, हाँ, ये जो हमारा है प्रोडक्शन बेस्ड ऐप ही है। हाँ, तो ये एक इस चीज और बता दूं मैं सबको मे बी फुल स्टैक इट्स अबाउट कि सब कुछ ही करना होता है, राइट? उसमें डिप्लॉयमेंट भी ऐड होता है, राइट दीदी? है ना, उसमें सब कुछ ऐड होगा देन आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हो। सो आई मैंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा यहाँ पे। ऐसा है कि फुल स्टैक में तुम डेवऑप्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हो कि हाँ, तुम बट ऐसा है कि
जैसे हमारी एक डेवऑप्स टीम भी है जो पूरी डिप्लॉयमेंट देखती है, यस। जिन्होंने CI/CD पाइपलाइन एम्पलीफाई जो सेट किया हुआ है। हम्म। और हमारा काम है कि अपनी रेपोज पे पुश करना, ओके। उसको हर सर्वर पे जो है उसको डिप्लॉय करना, ओके। बेसिकली उस मतलब रिक्वेस्ट जो है मर्ज करना सारी। हम्म। तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैंने स्क्रैच से डेवऑप्स किया है, मैंने डेवऑप्स नहीं किया है, मैंने बैकएंड एंड फ्रंट एंड किया है। और एआई भी मैंने किया है, मतलब एआई मैंने अपने क्लाइंट प्रोजेक्ट पे नहीं किया है, एज जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स है या मेरा जो सेल्फ प्रोजेक्ट है उस पे मैंने एआई जो है उस पे काम किया है, बट मेनली मेरा जो है फ्रंट एंड बैक एंड का है। सो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ से ये आ रहा है, लाइक एवरीथिंग इज बहुत स्मूथ चला, डिप्लॉयमेंट सब कुछ बढ़िया चला। जब लोग बोलते हैं मेरा कोड फट गया, इसका व्हाट यू मीन बाय द कोड फट गया? कोई ऐसी कोई टर्म बना दी गई है? क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका? कोड फटना इन द सेंस कि जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो हाँ उस कोड से कि ये चलना चाहिए, अब उसकी 3 चीज़ें होंगी, हाँ। या तो बैकएंड फटा, यस। या तुम्हारा मेनली फ्रंट एंड मेनली फटा। क्या फटता बैकएंड या फ्रंट एंड? मेनली जो है बैकएंड फटता है। ओके। फ्रंट एंड वाले सावधान रहो तुम लोग। मतलब क्योंकि डेटा कौन लेके आ रहा है? हाँ, बैकएंड से हो रहा जो भी हो रहा बैकएंड की एपीआई लेके आ रही है। है। हाँ। ठीक है, एपीआई पे तुम ज़्यादा लोड डालोगे, सर्वर क्रैश होगा, तुम्हारी मशीन क्रैश हो जाएगी। यस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके वजह से जो कोड है तुम्हारा फट जाता है। कभी-कभी कुछ एज केसेस मिस हो जाता है, ऐसा नहीं कि फ्रंट एंड नहीं फटता, फ्रंट एंड भी फटता है। सपोज़ तुम्हें कुछ फ्रंट एंड इतना ज़्यादा नहीं फटेगा, मतलब ऐसे कोई एरर नहीं देगा वो ओके। शो कि 403 दे दिया। रेस्पॉन्सिवनेस ना हो या सीएसएस कभी उड़ जाए पर्टिकुलर ये पॉइंट। कोड फटना नहीं बोलते, ओके। ये लूप होल्स बोलते हैं ओके। कि ये तुम्हारे यूआई में कुछ लूप होल्स है। हम्म। क्योंकि वर्क तो वो कर रहा है प्रॉपर्ली, यस। ठीक है? चाहे रिस्पॉन्सिव ना हो, बट तुम्हें दिख तो रहा है ना कहीं न कहीं करेक्ट पर। करेक्ट। लेकिन सपोज़ तुमने कोई बटन क्लिक किया और तुम्हारा उस पे डेटा शो होना चाहिए, लेकिन वहाँ शो कर दिया 500 इंटरनल सर्वर एरर ओके। कि या फिर 401 अनऑथराइज्ड। तो इस पे इसका मतलब है कि बैकएंड पे कुछ फटा है, या तो फ्रंट एंड ने कुछ उसको गलत इन्फॉर्मेशन भेजी है, ठीक है? या बैकएंड पे लोड पड़ चुका है, हाँ। ठीक है? बैकएंड पे लोड पड़ा, इस वजह से फट सकता है, या नेटवर्क एरर हुआ, इस वजह से फटेगा, या डेवऑप्स में जो हमारा लाइक जो सीडीएन होता है, जो स्टैटिक फाइल सर्व करता है, उसमें कुछ इश्यू हो सकता है, या एपीआई लेवल पे कुछ उन्होंने एज केसेस मिस कर दिए। तो ये सब चीज़ें हैं। फ्रंट एंड इतनी जल्दी नहीं फटता है, फ्रंट एंड बेसिकली ये हो सकता है कि कुछ कमी रह गई है उसमें। क्यों? और वो तो बेसिकली फ्रंट एंड का मेनली पर्पस क्या रहता है? एनहांसमेंट्स, उसमें एनहांसमेंट्स होती रहती है कि एक मतलब सबके अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे को दीदी ऐसा अच्छा लग रहा है, दीदी उसको ऐसा एज अच्छा। दीदी एज ए एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन बॉडी राइट। से हमारा फ्रंट एंड हमारा स्किन एंड एवरीथिंग है, तो ये बहुत कम फटता है अंदर से जो फटता है, राइट? सेम एज हाँ, डिप्लॉयमेंट एंड वेबसाइट एंड एवरीथिंग, राइट? यही है। ऐसे बोल सकते, और सबका अलग-अलग है हाँ। कि किसी को जैसे तुम्हारा चश्मा अच्छा लग सकता है, किसी को तुम्हारे बाल अच्छे लग सकते हैं, यस। तो तुम्हारे बालों का ये स्टाइल अच्छा लग हाँ। सकता है, तो सबके अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं फ्रंट एंड में। और बैक एंड का ये होता है कि भई हमें एपीआई देनी है, उसका रिस्पॉन्सिव जो रिस्पॉन्स है, उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, जो जेसन का स्ट्रक्चर है, वो सही होना चाहिए। तो बैक एंड का ये काम है मेनली। ओके ओके। मतलब थैंक यू सो मच, मेरे को फटने का फाइनली फटना पता गया कैसे फटता है। अब मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा। राइट नाउ मार्केट में या हमें भी बोला जा रहा है लाइक सिस्टम डिजाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उससे मोर इनटू एक चीज मैंने और फील करी, जैसे सिस्टम को नहीं, कोई भी SaaS एप्लीकेशन होता है ना, उसको विजुलाइज करने का मौका मिल जाता है कि वहां से क्यूरी आ रही, वहां पे जाके हिट कर रहा है, देन सर्वर पे हिट कर रहा है, सर्वर रेस्पॉन्स कर रहा है टू द क्लाइंट, एवरीथिंग विद द लोड बैलेंसर। जब बहुत हाइपर को एकदम से सर्वर पे लोड पड़ने लगे तो लोड बैलेंसर आ जाता है, एक्ट करने लगता है। तो हुँ। सिस्टम डिजाइन आपने अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करा है? हाँ, लाइक स जैसे हमारे उसमें एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है, सीडीएन लगाया हुआ है, ये कैशे हम यूज़ कर रहे मैं हैं, थोड़ा सा रेडिट। नॉनसेंस वाला क्वेश्चन पूछूंगा, आई नो मेरे को पता, बट स्टिल पूछूंगा। लोड बैलेंसर को ये चिप सेट होता है क्या? मतलब मेरे को इतना एज़ अ टेक्निकल डिटेल्स में नहीं पता। लोड बैलेंसर बेसिकली जब हम तब लगाते हैं, जब हमें अपने जो ट्रैफिक आ रहा हो, लाइक बहुत सारे यूज़र्स हिट कर रहे हैं, 1 मिलियन यूज़र्स हिट कर रहे हैं एट अ हाँ। टाइम। जैसे इंस्टाग्राम पे, यस। इंस्टाग्राम पे डेफिनिटली लोड बैलेंसर यूज़ हुआ है। यस। 1 मिलियन यूज़र्स हिट कर रहे हैं,
तो वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होते हैं हमारे, हाँ, हाँ। मतलब हम बेसिकली स्केलिंग कैसे करते हैं अपने सिस्टम यस, की, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं, एक वर्टिकल। वर्टिकल में क्या आता है, हम अपने जो भी मशीन होगी उसका साइज बढ़ा देंगे, यस, करेक्ट, ठीक है, बट वो कॉस्टली पड़ता है हमें। यस। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि हम उसी मशीन को रखेंगे बट और और लगा देंगे रैम एंड उतने रोम ही। बढ़ा दे, जीबी बढ़ा दे। हाँ, और उसके आगे लोड बैलेंसर लगा देंगे कि करेक्ट, अब उस ये भी तो पता होना चाहिए ना सर्वर को कि मेरे को क्वेरी, मतलब बेसिकली फ्रंट एंड जब क्लाइंट भेजेगा हाँ, हाँ, तो बीच में कोई चीज होनी तो चाहिए कि किस सर्वर पे कौन सी क्वेरी यस, जाएगी, कब जाएगी, तो तब हम लोड बैलेंसर लगाते हैं कि वो उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, ओके। एंड एनी अदर रियल एग्जांपल जो आपने यूज़ करा हो सिस्टम डिज़ाइन का? लाइक हमने लोड बैलेंसर यूज किया हुआ है, सीडीएन यूज किया हुआ है बेसिकली। सीडीएन बेसिकली हमारा क्या करता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। हाँ, जो स्टैटिक फाइल्स होती है वो नियर बाय लोकेशन पे स्टोर कर देता है, जैसे इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, जैसे हमारे इंस्टाग्राम में भी यही होता है, यस, इमेजेस और वीडियोस हमारे सीडीएन पे स्टोर होती हैं कि एकदम से वो सर्व हो जाए, वो स्टैटिकली सर्व हो जाए, वो ओके, इतनी जल्दी चेंज तो होंगी नहीं, तो इसलिए। और उनको हम स्टोर करके रखते हैं एक S3 स्टोरेज में बेसिकली। ये है। थर्ड ये है कि कैशिंग, हम कैशिंग करके रखते हैं। अब जो हमारी फीड्स आती हैं इंस्टाग्राम में, तो जो हम फ्रीक्वेंटली सर्च करते रहते हैं उसके बेसिस पे ही आती है। यस, तो वहाँ हम कैश करके रखते हैं ओके, कि हमारी क्या क्वेरीज हुई है, उसके बेसिस पे हमारी फीड जनरेट होती है, ठीक है? और क्यू सिस्टम बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं हुँ, कि सपोज़ बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा एसिंक प्रोसेसिंग हो रही है कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, कि मैंने तेरे को मैसेज किया और तूने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, ओके, या कोई नहीं। फिर मैंने तेरे को ईमेल किया, ओके, मैंने तेरे को मेल कर दिया, मेरे को पता चला कि मेल कर दिया है और तेरे को नोटिफ़िकेशन भी आ गई यस, कि मेल आ गया है, ठीक है? बट मेल जाने का ना प्रोसेस चल रहा होगा हाँ, बैक पैरेलली, तो उसमें क्यू सिस्टम हम यूज़ करते हैं, जैसे काफका जो ओके, होता यस, है, यस, करते हैं। गॉट इट। हाँ, एंड यहाँ पे कि रैबिट एमक्यू करके भी होता है ना? हाँ, रैबिट एमक्यू करके भी होता है। तो काफका एंड रैबिट एमक्यू, तो बेसिकली काफका यूज़ करते हैं इवेंट प्रोसेसिंग के लिए, वही यस, कि हमने इवेंट्स भेज दिए हैं, अब वो चलते रहेंगे। हुँ, हमने अपना काम कर दिया है। यस, नोटिफ़िकेशन सर्विस होगी एक, एक ईमेल सेंड की सर्विस होगी। ईमेल सेंड वाली चल रही होगी, नोटिफ़िकेशन वाली ने तेरे को पहले आके अपडेट कर दिया होगा। तो बेसिकली इंस्टाग्राम, मतलब मैंने ये चीज़ ना जैसे इंस्टाग्राम चलाती रहती हूँ, तो उसपे ही मैंने सोचा कि ये कैसे होता होगा। तो फिर मैंने लगा कि फ्रीक्वेंटली सर्च आता है मेरी सारी क्वेरीज़, तो ऑब्वियसली उसमें कैशिंग यूज़ रखी हाँ, होगी। दूसरा कि मैंने जो है पुश, मतलब मैंने एक पोस्ट करी, ठीक है? इमेज पोस्ट लोड करी, करा, वो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उसको कैसे पहुँच रही होगी? यस, इन्फॉर्म नेट तो उस नोटिफ़िकेशन चीज़ है को उसकी फीड मैंने पे, कलेक्ट कर के देखा। यस, फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे तो 200-300 फॉलोअर्स ही हैं, जो सेलिब्रिटीज़ या होते जिनके हैं, मिलियंस में है। उनके कितने फॉलोअर्स होते हैं, उन पे कैसे वर्क करती होगी? तो ऐसे-ऐसे करके ही सीखना पड़ता है। मतलब एक तुम्हें लाइक ऐप ले लेनी होती है, जो रियल टाइम ऐप है, और उसपे देखो कि सिस्टम डिज़ाइन कैसे चल रहा होगा, तो उससे जल्दी समझ में आता है। तो मैंने इंस्टाग्राम, उबर इनका आइडिया ले लेके सीखा था कि ऐसे होता है। अब अभी राइट नाउ एक्चुअली मैं भी सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन सॉल्व करता रहता हूँ। तो स्टार्ट विद फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, देन लो लेवल डिज़ाइन, देन हाई लेवल डिज़ाइन। सो यस, वेरी गुड है। लाइक आपने बहुत पहले कोई भी एक एप्लीकेशन पकड़ो, उसको ब्रेक डाउन कर दो, देन क्वेश्चंस खुद से रेज़ करो, देन उसके खुद से आंसर हाँ, दो। ग्रेट मतलब पॉइंट, वही ग्रेट कि पॉइंट, उसके वंडरफुल। बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे कि सपोज़ बैकएंड भी है तुम्हारा, यस, तुम उसको कैसा रखोगे? मोनोलिथ रखोगे कि माइक्रो सर्विस रखोगे? फिर तुम सोचोगे कि मेरे को इतनी सर्विसेज़ की, मतलब मेरी जो प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा है? यस, वो अगर लार्ज स्केल है तो मैं शायद से माइक्रो सर्विस की तरफ जाऊँगी कि हर चीज़ का अलग-अलग सर्विस लगाऊँ, कि अगर मेरे बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं। लेकिन अगर बहुत कम यूज़र वाला है कि 10-15 यूज़र ही आएँगे, तो मैं मोनोलिथ की तरफ जाऊँगी कि एक सिंगल कोड बेस हो, सिंपल स्ट्रक्चर यस, रहे मेरा। फिर सपोज़ फ्रंट एंड का भी आता है, तो फ्रंट एंड में पहले तुम क्या इकट्ठा करोगे? अपने क्लाइंट से पूछोगे, भाई तुम्हें डिज़ाइन कैसा चाहिए? यस, अगर तुम्हें फॉर्म्स चाहिए तो कैसे उसका मोडाल कैसे ओपन होना चाहिए, किस यस, बटन होना चाहिए, सीएसएस कैसी होनी चाहिए, थीम कैसी होनी चाहिए बेसिकली। तो पहले तुम वही रिक्वायरमेंट्स गैदर रिक्वायरमेंट्स करते आ हो, गए। फिर उससे तुम जैसे अगर मैं फुल स्टैक हूँ, तो मैं फ्रंट एंड की भी रिक्वायरमेंट्स गैदर करूँगी, एंड बैक एंड,
सारी चीज नोट डाउन करूंगी, क्या चाहिए कैसे नहीं चाहिए। फिर मैं फ्रंट एंड लेवल पे सोचूंगी कि मेरे को बैक एंड से क्या क्या मंगवाना है। ओके। तो फिर मैं उसको रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर भेजूंगी कि भाई मेरे को ये चीजें चाहिए, अब तू कैसे भी लाके दे मेरे को। यस। तो ऐसे ऐसे ही प्रोसेस होता है कि पहले बैठना पड़ता है, टीम्स को डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसे प्रोसेस होगा, ऐसे होगा। तो उसको ही हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं कि पहले जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है उसको 2-3 दिन तक बैठो, समझो। यस। उसके क्योंकि इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले उसका प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लानिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसे अभी एआई भी चल रहा है, एआई तो के बहुत थ्रू हेल्पफुल सबसे होता होगा इन प्लानिंग से। वो प्लान ही तो करते हैं सबसे पहले। हाँ। ओके तो ओके ये है। गुड। yes, I guess we are almost in the end. So मैं एंड करना चाहूंगा विद दी 9.92 CGPA. This is not a मजाक। एनआईटी आईआईटी में आई नो स्टूडेंट स्कोर करते होंगे नो डाउट, बट लाइक अब आपको मैं ज्यादा जानता हूँ पर्सनली, दैट्स व्हाई मैं आस्किंग टू यू लाइक कैसे ऐसे कैसे हो गया ये ना, इतना कैसे आपने कर लिया सीजन, बिकॉज यार आपको 8 सेमेस्टर्स होते हैं, पर्टिकुलर सेमेस्टर आप कंसिस्टेंस रहना ही पड़ेगा, वो इतना लाइक कई बार में तो आपकी टेंशन आएगा मतलब फॉर श्योर। हाँ। तो इसके पीछे क्या था, आप पढ़ के में इतना मजा आने लगा था कि मेरे को पढ़ाई ही करनी है केवल। मतलब ऐसा नहीं था, वो ना एक स्कूल लाइफ से ही था। और कि नंबर नहीं करने चाहिए, मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरा एक नंबर करते थे मैं रोती थी कि मेरा नंबर क्यों पता है। तो वो स्कूल से ही था। इनफैक्ट जैसे ऑनलाइन में था, तो ऑनलाइन में मेरा ऐसे था कि हाँ ऐसे, क्योंकि ऑनलाइन में था कि कोई भी चीट कर सकता है, सबकी आ जाएंगी। तो मैंने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया कि मैंने ठीक है नॉर्मल उसकी तरह ही करती हूँ। तो मेरी उसमें ऐसे अराउंड 9.6 बन गई थी, तो मैं बड़ी खुश थी हाँ। कि मैं 9.6 बन गई है ऑनलाइन में। ओके, मतलब और पहला आपका सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ था राइट, या फर्स्ट ईयर हो गया था आई गेस? फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन था। हाँ यार। तो ऑनलाइन में ऑब्वियसली पूरा कट टू कट चलता है कि किसको नंबर मिल सकता है किसको नहीं, बट फिर भी मैंने फेस नाइन वैल्यू भी पॉइंट नहीं होती वहां पे आपकी। हाँ। तो 9.6 मैंने कर लिया था उस टाइम पे, आई थिंक 9.65 अराउंड था। तो उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में कॉलेज गई, तो फिर मैंने स्टार्टिंग की, मतलब 10-15 दिन तो ऐसे ही एकदम से मिड सेम्स आने लगते हैं कि हाँ। पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो वही था नेचर की पढ़ने का कि अच्छे 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 नोट्स बनाओ, लोगों की उनको। हेल्प करो, नोट्स सबको बांटो, ऐसा बांटते थे, नोट्स देते हाँ हाँ, थे। जो ये वीडियो देख रहे होंगे अगर मेरे कॉलेज से और मेरे तो जूनियर्स और बैचमेट्स, उनको पता होगा कि मैंने कनिष्का कितने ने नोट्स बहुत बनाए। नोट्स दिए हैं। हाँ, तो वही था कि नोट्स मेरे को अच्छे से बनाने हैं। और क्योंकि मेरे को ऐसे वीडियो से ना मैं ज्यादा समझ नहीं पाती, ये मतलब मेरा नेगेटिव पॉइंट भी है और प्लस पॉइंट बन सकता है कि मैं नोट्स बनाती हूँ क्यूरियसिटी अपने। भी जागती होगी, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा चीजों क्या? को पढ़ने में। आप थोड़ा क्यूरियस भी रहते होगे चीजों को पढ़ने में, बिकॉज इतना इन डेप्थ घुस हाँ, जाना। मतलब वीडियो मेरे को थोड़ा ज्यादा बोर करती है। ओके। जो नई चीजें होंगी वो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन जो चीज मैं पढ़ चुकी हूँ वो मैं अपने नोट्स से ज्यादा समझ पाती हूँ, किसी और के नहीं। ओके, अंडरस्टूड। कोई अगर स्क्रैच से समझा रहा है मेरे को नहीं पता तो वो मैं अच्छे से समझ जाऊंगी, बट अगर कुछ भी थोड़ी सी भी नॉलेज है मुझे तो मेरे को वो वीडियो थोड़ी बोरिंग लगती है। तो इसलिए मैं अपने नोट्स बनाती थी, नोट्स को पढ़ती थी और क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं लाइक प्रीवियस ईयर के वो सॉल्व करती थी और अच्छे से लिख के आती थी, शीट्स भर के आती थी। तो बस देखो, ऐसे ही। मैं एक व्यूवर्स को सबको बताऊंगा, ये सारी काल्पनिक बातें हैं, ऐसा नहीं होता। हमें भी प्रीवियस क्वेश्चन मिलते थे, हमारे पास भी नोट्स होते, पर स्टिल हमारे नंबर नहीं है। तो राइट, यू हैव टू बी डिफरेंट इफ यू वांट टू मतलब स्कोर डिपेंड करता 9.92 है कि तुम सीजीपीए। अपना आंसर कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। हाँ, वो भी मैं मैं ट्राई बताऊंगा। करती थी कि डायग्राम्स बनाती थी, हाँ। एग्जाम्पल्स देती थी ओके। कि ऐसे होगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है मैं 5 नंबर से ज्यादा लिख के आती थी। हाँ। ये मेरा स्कूल स्कूल से था। तो वो चीज है कि मैं एडवांटेज पांच देता है नंबर से आपको। ज्यादा लिख के आती थी। हाँ, 1 नंबर का भी है उसमें मैं 4-5 लाइन लिख के आती थी। मेरे को पता है 2 लाइन से हो जाएगा बट मैं फिर भी लिख के आती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जो मैंने पढ़ रखा है वो मैं यहाँ सब कुछ लिख दूं, यस। तभी मेरे को पता है। ओके। बाकी सर के हाथ में है कि उसको कितने नंबर देने हैं। मैं अपना पूरा लिख के आती थी। तो ओके। मेरा ये रहा।
And I guess that's for today. And thank you so much for coming. Yeah, all the best. Hopefully आप next podcast में SG2 होगे. इतना लेट नहीं जल्दी करेंगे हम, डेफिनेटली उससे पहले ले आएंगे. अभी दीदी का प्लान है नहीं आएगा स्विच करने का, मुझे लगता है. नहीं, स्विच करने का है मेरा प्लान, करूंगी मैं तो स्विच। होपफुली 100 डेली वाले आपकी सैलरी इंक्रीमेंट देते रहे, आपका प्लान कभी चेंज ना हो. होपफुली तो यही होना चाहिए, बट ये है कि स्विच करना पड़ता है। तो मैं एक जगह से तुम बोर भी हो जाते हो ना, ये भी चीज है। और मेरे को थोड़ा ये लगता है कि मेरे को ना ऐसे नई नई चीजें और चैलेंजेस ज्यादा पसंद है, कि कुछ चैलेंजिंग आए, क्योंकि मैं अपने दिमाग को, वही मेरा एक डायलॉग है, हाँ. खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो मैं अपना दिमाग बिल्कुल खाली नहीं रखना चाहती, मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ हाँ. एक टाइम के बाद ह्यूमन नेचर ऐसा है कि उसकी जो मतलब कैपेसिटी होती है माइंड में रखने की चीजें, वो कम होती है। और मेरे को पता चल रही है मेरी एज के साथ, जो मैं 12th जेई के टाइम पे जितना मैं याद कर पाती थी, वो अब मेरी नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ड्रास्टिकली एकदम से पूरी नीचे गिर गई है, ऐसा नहीं है, पर लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है। तो मेरे को पता है कि मेरे पास 5-6 साल ही है जो मैं फोकस इन्वेस्ट कर करना सकती है. हूँ फ्यूचर में। तो ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड. इतना करना है, बस। या थैंक यू सो मच. कुछ और बोलना चाहेंगे? मेरे को बहुत मजा आया. आई गेस हमारा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट हो गया ये वाला. हाँ, तो बस यही है कि मैं राम को सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैंने उसको बहुत वेट कराया। ओके, कोई नहीं बट चलेगा. शायद हो सकता है कि मेरा कैमरा व्यू अच्छा है। यस, नो डाउट, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा, रियली बहुत अच्छा आ रहा है. तो बस यही था, सॉरी कि मैंने थोड़ा सा लेट कराया थोड़ा सा. तुम्हारी ऑडियंस को अपने पॉडकास्ट के आई लिए, डोंट नो बट ऑडियंस का भी, बट मेरे को बहुत इंतजार था. ओह सॉरी ओके, फॉर थैंक यू दिस, सो बट मच. बाय बाय.